हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 5 नेचुरल वेरिएशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ क्लास 9th ज्योग्राफी। देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दो चीज़ों के बारे में। पहला क्या है? नेचुरल वेरिएशन। दूसरा क्या है? वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में एक चीज नोटिस करी होगी क्या? डिफरेंट टाइप के ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस एंड बर्ड्स। तो एक बात बताइए, जब आपने देखा होगा इनको तो क्या ये सिमिलर थे या इनमें वेरिएशंस थी? डेफिनेटली वहां पे वेरिएशंस आपको देखने को मिली होगी। तो एक चीज सोचिए, जब हम सिर्फ एक सिंपल से प्लेग्राउंड को देख रहे हैं और हमें इतनी वेरिएशंस देखने को मिल रही है उसके अंदर, तो जो हमारा इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, तो कितनी वास्ट कंट्री है, कितनी बड़ी कंट्री है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके अंदर कितने सारे टाइप के आपको बायोफॉर्म्स देखने को मिलेंगे थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है। ठीक है जी। अब देखिए, जो हमारी कंट्री है इंडिया, इट इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जो हमारी कंट्री है, ये इस पूरे वर्ल्ड में उन 12 देशों में से एक कंट्री है जहाँ पे आपको मेगा बायो मेगा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, मेगा मतलब बड़ी, बिग बायोडाइवर्सिटीज। ठीक है। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पे अवेलेबल है 47,000 टाइप की प्लांट स्पीशीज। ओके। अब देखिए, प्लांट स्पीशीज कितनी है इंडिया के अंदर? 47,000। ठीक है। इसकी वजह से जो इंडिया की पोजीशन है वर्ल्ड में, वो कितनी है? 10th पोजीशन। एशिया में कितनी है? 4th पोजीशन। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इंडिया ऑक्यूपाई करता है 10th पोजीशन वर्ल्ड में, और एशिया में 4th पोजीशन व्हेन इट कम्स टू प्लांट डाइवर्सिटी। जब हम प्लांट डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारी इंडिया की पोजीशन क्या है? 10th वर्ल्ड में, और एशिया कॉन्टिनेंट में कितनी है? 4th पोजीशन। ठीक है। ये तो बात हुई आपकी प्लांट की। अब हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें से फ्लावर निकलते हैं। ठीक है। तो इंडिया में कितने फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलती है आपको? दैट इज 15,000, 15,000। ये होती है, मतलब देखिए, वर्ल्ड में जितने भी नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका 6% हमारे भारत में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया विच अकाउंट्स फॉर 6% इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज हैं उसका 6% आपको इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है। ये बात हुई फ्लावरिंग प्लांट्स की। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होंगे, जैसे कि फर्न हो गया, एल्गे हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है। तो इंडिया में आपको ये भी देखने को मिलता है। ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट एनिमल स्पीशीज। तो इंडिया में 89,000 टाइप की एनिमल स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और जो हमारा भारत है, इट इज ऑल्सो रिच इन फिश, मतलब यहाँ पे आपको फिशेस भी देखने को मिलते हैं। फ्रेश फिश भी, जो फ्रेश वाटर फिश होती है वो भी, और जो मरीन वाटर फिश होती है वो भी। ठीक है। तो आपने देखा कि इंडिया में प्लांट स्पीशीज कितनी है, एनिमल कितने हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कितने हैं, सब कुछ आपने देख लिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की, जो कि हमारा चैप्टर भी है। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? देखिए, ये उस प्लांट कम्युनिटी को रेफर करते हैं, मतलब ऐसी प्लांट की कम्युनिटी जो ग्रो कर रही है नेचुरली, मतलब कि बिना किसी ह्यूमन एड के। इसके ग्रो करने में किसी इंसान का हाथ नहीं है। ठीक है। ये अनडिस्टर्ब्ड है, मतलब इसको किसी ह्यूमन ने फॉर अ लॉन्ग टाइम टच नहीं करा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि ये नेचुरली ग्रो कर रहा है। ठीक है। और जो नेचुरल वेजिटेशन होता है इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब एक बात बताइए, जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो ऑर्चर्ड्स होते हैं, ये क्या होता है? इट डजंट कम इन नेचुरल वेजिटेशन। ये नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए। ठीक है। ओके। अब देखिए, आपने काफी बार फ्लोरा और फोना वर्ड सुना होगा। तो फ्लोरा और फोना होता क्या है? जो फ्लोरा होता है ये डिनोट करता है प्लांट को। ठीक है। और जो फोना होता है वो डिनोट करता है एनिमल स्पीशीज को। ठीक है।
जो फ्लोरा है, यू कैन सी ना फ्लावर, तो ये डिनोट करता है प्लांट स्पीशीज को, और जो फौना होता है ये डिनोट करता है एनिमल स्पीशीज को। ठीक है। अब देखिए, जो हमारी कंट्री है यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के प्लांट और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, बट दे ऑल आर डिफरेंट, उनमें वेरिएशंस है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से उनके अंदर वेरिएशंस है, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, पहला फैक्टर तो आपका हो गया रिलीफ फीचर्स। ठीक है, रिलीफ की वजह से। दूसरा हो गया आपका क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, मतलब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको समरी में बता रही हूँ। रिलीफ में क्या क्या आता है? रिलीफ में आता है आपका लैंड और सॉइल, मतलब जमीन और मिट्टी। ठीक है। क्लाइमेट में क्या आता है? क्लाइमेट में आता है टेम्परेचर। ठीक है। दूसरा होगा आपका फोटो पीरियड यानी सनलाइट, और तीसरा होगा रेनफॉल। एक सेकेंड। दूसरा हो गया आपका सनलाइट, तीसरा आपका हो गया प्रेसिपिटेशन, मतलब कि रेनफॉल। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुझे एक बात बताइए, जो लैंड है वो कैसे मतलब अफेक्ट करती है इनको? देखिए, जो लैंड होता है, जो जमीन होती है, वो अफेक्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन को, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। ठीक है। कैसे? चलिए एक बात बताइए, क्या आप सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन एक्सपेक्ट करते हैं माउंटेनियस रीजन में, प्लेट्यूज पे और प्लेन एरिया में? जी नहीं। आपको ना हमेशा ये जो रीजन होते हैं माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। कैसे? जो प्लेन एरिया होगा ना, जो फर्टाइल एरिया होगा, वो हमेशा प्रमोट करेगा एग्रीकल्चर को, वहां पे आपको हमेशा एग्रीकल्चर परफॉर्म होते हुए दिखेगा। जैसे कि अगर आप इंडिया के प्लेन एरिया में आओगे, जैसे यूपी वाला एरिया हो गया और ये पंजाब वाला एरिया हो गया, और यहाँ पे आपको खेती होते हुए दिखती है, एग्रीकल्चर होते हुए दिखता है। ठीक है। एंड सेम एज जो अनड्यूलेटिंग और रफ एरिया होगा, मतलब वहां पे आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा? ग्रासलैंड और वुडलैंड से। ठीक है। जो क्या करते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो प्लेन एरिया है वहां पे आपको देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर। ठीक है। जो रफ टेरेन है वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ग्रासलैंड। तो यू कैन सी वेरिएशन। ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? दूसरा फैक्टर हो गया सॉइल। अब सॉइल कैसे वेरिएशन लाती है? अब देखिए, जो सॉइल होती है वो स्पेस में वेरी करती है, मतलब यहाँ अगर ये एक रीजन है ऐसे, तो आपको यहाँ पे अलग टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स होती है वो प्रोवाइड करती है बेस किसको? डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन को। ठीक है। कैसे? जो सैंडी सॉइल होगी, जो रेतीली मिट्टी होती है, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? डेजर्ट एरिया में। ठीक है। तो वो सपोर्ट करती है किसको? कैक्टस को और थॉर्नी बुशेस को। ठीक है। आपने देखा होगा, जो राजस्थान वाला एरिया होता है वहां पे आपको कैक्टस, थॉर्नी बुशेस वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है। वाइल ऑन द अदर हैंड, जो वेट और मार्शी सॉइल होती है वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? मैंग्रोव्स। ठीक है। मैंग्रोव्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? डेल्टाइक रीजन में, जहाँ पे जो रिवर का बाउट होता है वहां पे। ठीक है। और जो हिल स्लोप होंगी, मतलब जैसे ये पहाड़ हो गया, तो जो उसका हिली वाला रीजन हो गया, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? जनरली कॉनिकल ट्रीज। ठीक है। सो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है वो डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन को मतलब स्पेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया, हमने सॉइल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। अब हम स्टार्ट करिए क्लाइमेट के बारे में, कि क्लाइमेट कैसे मतलब अपना रोल प्ले करता है। तो क्लाइमेट में फर्स्ट क्या है? टेम्परेचर। ठीक है। अब देखिए, किसी भी वेजिटेशन का जो कैरेक्टर होता है और जो एक्सटेंट होता है, वो कौन डिटरमाइन करता है? मेनली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। ठीक है। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, जो कोई भी वेजिटेशन होती है, जो उसका कैरेक्टर होता है, इट इज मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। कैसे? देखिए, आपने नोटिस किया होगा, जो हिमालय होते हैं, जो हिमालयन है, उनका जो स्लोप है, और जो हिल जो पेनिनसुलर एरिया का जो हिल है, उसकी हाइट कितनी होती है? 915, मतलब ये इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है। हम जैसे जैसे क्या बोलते हैं ऊपर जाते जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है? फॉल होता जाता है, टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे हाइट क्या होएगी,
बढ़ेगी, जो टेम्परेचर होगा वो कम होएगा, ठीक है? तो ये अफ़ेक्ट करता है किसको? वेजिटेशन को, ठीक है? एंड यू कैन सी द चेंज फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टू एल्पाइन, मतलब कि जैसे-जैसे हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर क्या होगा? डिप होगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि अगर ये माउंटेन हो गया रीजन, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल टाइप के ट्रीज है, ठीक है? अब और ऊपर जाओगे आपको दिखेंगे सब ट्रॉपिकल टाइप के ट्रीज, ठीक है? अब और ऊपर जाओगे आपको दिखेंगे एल्पाइन वेजिटेशन। आप और ऊपर जाओगे आपको दिखेंगे, क्या बोलते हैं, लाइचन्स और मॉसेस वगैरह, ठीक है? तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर मूव करते हैं, वैसे वैसे जो वेजिटेशन है वो चेंज होती है, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल से एल्पाइन, ठीक है? इतना क्लियर आपको हो गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। जैसे ऐसे हम मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल दिखेगा, यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल दिखेगा, यहाँ पे आपको एल्पाइन दिखेंगे, ऐसे ऐसे चेंज आते जाते हैं, ठीक है? थर्ड फैक्टर क्या है? थर्ड है आपका सनलाइट। सनलाइट कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, जो सनलाइट का ड्यूरेशन होता है, जो उसमें वेरिएशंस आती हैं, मतलब कि द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड ऑल्टीट्यूड्स। देखो, मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। जितनी ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, उतना जो ट्री है उतना जल्दी फास्ट ग्रो करेगा, ठीक है? मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जितनी ज़्यादा सनलाइट आएगी, जो वहाँ के ट्रीज़ होंगे वो उतने ग्रो करेंगे, ठीक है? बट आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, कि जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है? ये आपका इक्वेटर हो गया, यहाँ पे आपको बहुत सारी सनलाइट देखने को मिलती है, ठीक है? पर इन वाले रीजन में जैसे-जैसे क्या हुआ, लैटिट्यूड्स इसके बढ़े ना, यहाँ पे सनलाइट कम होएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो भी इतना देखने को आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है? सेम एज़ जो ऑल्टीट्यूड होता है, जैसे-जैसे हम हाइट में आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, उतने आपकी ट्रीज़ की ग्रोथ कम होती जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे वही बता रखा है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जितने टाइम तक जो सनलाइट है वो पड़ेगी, ठीक है? उसके ट्रीज़ जो है वो उतना ही फास्ट ग्रो करेंगे, ठीक है? ठीक है जी। फोर्थ फैक्टर क्या हो गया आपका? प्रेसिपिटेशन, मतलब कि रेनफॉल। अब देखिए, आप जानते हैं जो इंडिया है, इसमें जो एंटायर रेनफॉल जो बारिश आती है, वो कैसे आती है? वो आती है एडवांसिंग मानसून से। मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, यहाँ से मानसून से पानी आता है। इसको विंड को क्या बोलता है? इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट विंड। कैसे? ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। विंड यहाँ से आ रही है, तो वही साउथ वेस्ट विंड, ये हमने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो इंडिया है उसमें जो एंटायर रेनफॉल आती है वो कैसे आती है? वो आती है साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है? साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो कौन से मंथ से कितने मंथ तक रहता है? ये जून में स्टार्ट होता है एंड लास्ट टिल सितंबर, ठीक है? एक हो गया आपका एडवांसिंग मानसून, मतलब कि जब आया बारिश। दूसरा होता है रिट्रीटिंग। ये सब मैंने आपको क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है? रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है? रिट्रीटिंग में जो रेनफॉल होती है वो रिट्रीट करती है, ठीक है? ऐसे वापस जाती है, ओके? तो एरिया ऑफ है, ऐसा एरिया जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है, जहाँ पानी गिर रहा है, वहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो क्या होगी? डेंस होगी, ज्यादा घनी होगी, कंपेयर टू ऐसा एरिया जहाँ पे लेस रेनफॉल हो रही है, ठीक है? आपने देखा होगा इसे कंट्री का जो ये वेगी वाला पार्ट जो होता है, वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट, जो यहाँ की वेजिटेशन है बहुत डेंस होती है। जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट होता है, यहाँ की वेजिटेशन बहुत डेंस होती है, ठीक है? पर जैसे-जैसे हम ऐसे मूव करते जाते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आपको डेंस नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल इतनी नहीं होती है, दैट्स व्हाई, ठीक है? कभी आपने सोचा है कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? मतलब ऐसा क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो ह्यूमन की लाइफ में कि वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है? देखिए, जो फॉरेस्ट है, पहली चीज वो क्या है? वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है? और वो काफी मेजर रोल प्ले करते हैं किस चीज में? इन्वायरमेंट की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, ठीक है? वो मॉडिफाई करते हैं क्या? लोकल क्लाइमेट। मतलब जो लोकल क्लाइमेट होता है, अगर
उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो जो क्लाइमेट होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। वो कंट्रोल करते हैं क्या, सॉइल इरोजन, मतलब अगर किसी एरिया में आपको ट्रीज देखने को मिल रहे हैं तो वहां की सॉइल इरोजन कम होगी, ठीक है। वो स्टीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। वो सपोर्ट करते हैं बहुत सारे टाइप की इंडस्ट्रीज को, कैसे, प्रोवाइड करके लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज एंड सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, ठीक है। वो प्रोवाइड करता है सीनिक व्यू। तो यू कैन सी कि जो फॉरेस्ट है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। ये विंड फोर्स भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड कॉज रेनफॉल, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए किसी एक एरिया में बहुत सारा फॉरेस्ट है, तो वो क्या करेंगे, वो विंड फोर्स को कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, तो उससे क्या होगा, बारिश होगी, ठीक है। वो प्रोवाइड करते हैं क्या, ह्यूमस टू द सॉइल, मतलब उस एरिया की जो सॉइल है वो फर्टाइल रहेगी, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं क्या, शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे जितने फॉरेस्ट होंगे वहां पे आपको उतना वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम की बात है, वो क्या है, जो इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है, इट गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, उसमें बहुत सारे चेंजेस अब हो चुके हैं, कैसे चेंजेस क्यों हुए हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से चेंजेस आए हैं वेजिटेशन के अंदर। फर्स्ट क्या हो गया, ग्रोइंग डिमांड ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। अब देखिए, जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब बढ़ेगी तो इंसान को ऑब्वियसली खाने की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, जब हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तभी हमें जमीन मिलेगी, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रखा है, ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टीवेटेड लैंड, हमें चाहिए जमीन जिसमें हम अपनी एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। माइनिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया है, ओवर ग्रेजिंग स्टार्ट हो गया है, इन सब की वजह से जो हमारा फॉरेस्ट है इसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और पड़ रही है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या बता रखा है, जो वेजिटेशन कवर है इंडिया में अभी ज़्यादा नेचुरल नहीं रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट, मतलब कि जो अब मतलब इसमें क्या बता रखा है कि जो इंडिया का वेजिटेशन कवर है वो लार्ज पार्ट में नेचुरल नहीं रहा है, उसके अंदर ह्यूमन का इंटरवेंशन स्टार्ट हो गया है, एक्सेप्ट उन पार्ट को छोड़ के जो इनएक्सेसिबल है, मतलब जहाँ पे इंसान अभी भी नहीं पहुंच पाया है ज्यादा तक, ठीक है। वो कौन से रीजन है, जैसे कि हिमालयाज हो गए, ठीक है। हिली रीजन हो गए सेंट्रल इंडिया के, ठीक है। मरुस्थली हो गया, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। ये कुछ एरिया है जहाँ पे अभी भी आपको देखने को मिल जाता है वेजिटेशन वगैरह, ठीक है। वरना बाकी जगह तो डिग्रेड हो चुका है या फिर ह्यूमन ने, लोगों ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता क्या है, यू कैन सी द डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको अपनी बुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर, मतलब कि ये उस कम्युनिटी को बोलते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती है। उसमें कौन कौन सी कम्युनिटी में आती है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रोब्स, मतलब जब प्लांट, एनिमल, ह्यूमन और माइक्रोब्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, नॉन लिविंग में क्या आएगा, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ठीक है। ऐसी चीजें जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है। जब ये सारी चीजें आपस में इंटरेक्ट करेंगी किसी एक स्पेसिफाइड एरिया में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, इकोसिस्टम। वो बना रही है इकोसिस्टम, ठीक है। कौन कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दे आर क्रिएटिंग इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, एक सेकेंड। हाँ जी, जो प्लांट है, प्लांट अकर इन डिस्टेंट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट है वो ग्रो कर रहे हैं ग्रुप्स में, ठीक है। और वो डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट मतलब रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, ठीक है। अब देखिए, इससे क्या साबित होता है कि जो ड्राई रीजन होता है, जो ड्राई रीजन है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, कैक्टस वगैरह, ठीक है। जो कोल्ड माउंटेन्स होते हैं वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, एल्पाइन वाली वेजिटेशन जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो प्लांट है, जो ग्रुप्स में रहते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर,
ठीक है। द नेचर ऑफ अ प्लांट इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया। मतलब कि जो टाइप ऑफ प्लांट्स किसी एक प्लेस पे रहेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन से एनिमल उस जगह पे रहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे ग्रासलैंड जो होती है वहां पे आपको देखने को मिलता है ग्रेजिंग एनिमल, डियर वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि जो टाइप ऑफ प्लांट्स हैं किसी प्लेस पे, दे विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स विल लिव देयर। ठीक है। व्हेन द वेजिटेशन इज ऑल्टर्ड, जब वेजिटेशन ऑल्टर होएगी तो उससे जो एनिमल की लाइफ है उस पे भी चेंज आएगा। ठीक है। एंड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। और किसी एक एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। ठीक है। इसको ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ये मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। जो ह्यूमन बींग है, जो हम लोग हैं, ये भी एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं किसके, इकोसिस्टम के। ठीक है। हाउ डू द ह्यूमन बींग इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ द रीजन। अब एक बात बताइए, जो ह्यूमन बींग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की इकोलॉजी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए, वी ऑल नो दैट जो ह्यूमन होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं, वो यूज करते हैं किसको, वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को। बट लेकिन जो उसकी ग्रीड है, मतलब जो इंसान की ग्रीड होती है ना कि मुझे और चाहिए और चाहिए, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग की ग्रीड से ना किसी कोई भी रिसोर्स का हो रहा है ओवर यूटिलाइजेशन। ठीक है। वो प्लांट को, ट्रीज को कट कर रहे हैं, एनिमल्स को किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, इससे वो इकोलॉजी को इम्बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, और इसी वजह से, जो हमारी जो ग्रीड की वजह से, काफी सारे प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो एक्सटेंट हो गए हैं, और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, मतलब खत्म होने वाले हैं। ठीक है। Do you know that a very large ecosystem on a land having distinct type of vegetation and animalized biome? अब मुझे एक बात बताइए, हमने इकोसिस्टम के बारे में तो पढ़ लिया, व्हाट इज इकोसिस्टम, हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। व्हाट इज बायोम, बायोम क्या होता है। ठीक है। जब कोई लार्ज इकोसिस्टम लैंड पे, ठीक है, जहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है और एनिमल लाइफ देखने को मिलती है, उसको ही हम बोलते हैं बायोम। ठीक है। मतलब क्या, इट इज अ लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड, लैंड पे जो लार्ज इकोसिस्टम है जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन और एनिमल लाइफ देखने को मिलेंगे, इट इज कॉल्ड बायोम। ठीक है। सिंपल। द बायोम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट। यहाँ पे बता रखा है कि जो बायोम्स होते हैं, दे आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। ठीक है। यहाँ पे हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट, इकोसिस्टम वाला। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज टाइप ऑफ वेजिटेशन। जो वेजिटेशन हमारा टॉपिक है वो कितने टाइप की होती है। फर्स्ट तो है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। दूसरा क्या है, ये एवरग्रीन होता है, इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, डेसिडियस। तीसरा क्या है, थॉर्न फॉरेस्ट। फोर्थ क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट। एंड फिफ्थ क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके नाम में ही दिख रहा है कि यहाँ पे रेन हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो जो ये फॉरेस्ट है, ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है। और वो रेनफॉल कहाँ होती है हैवी, वेस्टर्न घाट्स पे, लक्षद्वीप आइलैंड पे, अंडमान निकोबार में, अपर पार्ट ऑफ असम में और तमिलनाडु कोस्ट में। ठीक है। ये हमारा अगर इंडिया हो गया तो आपको इस रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है। आपको यहाँ पे जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहां देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है, जो यहाँ पे असम है ऐसे करके, तो आपको अपर पार्ट ऑफ असम में देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो तमिलनाडु का कोस्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। ओके। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो कहाँ पे बेस्ट होता है, जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही हो। ठीक है। और जहाँ पे ड्राई सीजन जो होगा वो शॉर्ट होगा। ठीक है। वहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जो ट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, उनकी हाइट कितनी तक जाती है, 60 मीटर तक, और या फिर उससे भी ऊंची।
ठीक है? अब देखिए, जो ये रीजन है जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो रहा है, वो वार्म रीजन है और वेट रीजन है, मतलब वहाँ बारिश गिर हो रही है, ठीक है? थ्रू आउट द ईयर, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। मतलब कि आपको इस रीजन में ट्रीज़ भी देखने को मिलेंगे, श्रब्स भी देखने को मिलेंगे, क्रीपर्स भी देखने को मिलेंगे। यू कैन सी एवरीथिंग, ठीक है? एंड देयर इज़ नो डेफिनिट टाइम फॉर ट्रीज़ टू शेड देयर लीव्स। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, थ्रू आउट द ईयर आपको रेनफॉल होते हुए दिख रही है। तो जो ट्रीज होते हैं उनको अपनी लीव्स को शेड करने की जरूरत ही नहीं होती है। ये बात आपको पता होगा कि ट्रीज जो होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड क्यों करते हैं, गिराते क्यों हैं? क्योंकि ट्रांसपीरेशन की वजह से। मतलब जब बहुत ज्यादा एक्सेस सनलाइट होती है तो जो ट्रीज से ना ट्रांसपीरेशन होता है, तो जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है? दैट्स वाई ट्रीज क्या करते हैं, वो अपनी जो लीव्स है उसको शेड कर देते हैं जिससे कि ट्रांसपीरेशन ना होए, ठीक है? बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बहुत पानी गिर रहा है ऑलरेडी। तो इनको कोई डेफिनेट टाइम नहीं है अपनी लीव्स को शेड करने के लिए, ठीक है? एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन, इसी वजह से जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये आपको थ्रू आउट द ईयर हरे भरे दिखाई देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि कौन कौन से ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं इस फॉरेस्ट में, ठीक है? दैट इज इबोनी, महोगनी, रोसवुड, रबर एंड चिंचोना, जो भी से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? और कौन-कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे इस फॉरेस्ट में, दैट इज एलिफेंट, मंकी, लेमुर, डियर, ठीक है? आपको वन हॉर्न राइनो देखने को मिलता है। अब एक बात बताइए, जो वन हॉर्न राइनो होता है ये आपको कौन से रीजन में देखने को मिलता है? वी कैन सी दिस एनिमल इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है? मैंने आपको बताया था पहले ही, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसके एरिया, तो उसमें अपर एरिया ऑफ असम भी आ रखा था। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये एनिमल भी देखने को हमें मिलता है, ठीक है? ये बात हुई एनिमल्स की। इनके अलावा हम बहुत सारे टाइप के बर्ड्स, बैट, स्लोथ, स्कॉर्पियन, स्नेल, हम ये भी देखते हैं इन जंगल्स के अंदर, ठीक है? अब हमने बात करी थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है? अब देखो, जो हमारा इंडिया है इसमें सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड जो हमें देखने को मिलता है फॉरेस्ट, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है? इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है? एंड और इसको रेनफॉल कितनी जरूरत होती है, जैसे एवरग्रीन में हमें चाहिए थी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल, ठीक है? डेसिडियस में हमें चाहिए 200 से 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है? और देखिए, जो इस टाइप के ट्रीज होते हैं डेसिडियस वाले, ये अपने पत्तों को, अपने लीव्स को शेड करते हैं कितने से कितने टाइम के लिए, 6 से 8 हफ्ते के लिए गर्मियों में, ठीक है? दे शेड देयर लीव्स, ओके? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसको पानी कितना जरूरत होता है, 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है? तो इसी वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम इस फॉरेस्ट को ना दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला मॉइस्ट डेसिडियस, दूसरा ड्राई डेसिडियस, ठीक है? जो मॉइस्ट वाला होता है इसको कितनी रेनफॉल चाहिए होती है, 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है? और ये जनरली जो ये फॉरेस्ट होता है, कौन सा वाला, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है? ईस्टर्न पार्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है? फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में, झारखंड वाले एरिया में, वेस्ट उड़ीसा वाले एरिया में और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स है उसके ईस्टर्न स्लोप्स में भी आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है? और बहुत फेमस ट्री कौन सा है जो वी कैन सी, दैट इज टीक, ओके? बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, these are the trees we can see in the moist deciduous forest, ठीक है? यहाँ पे बात हुई थी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की। अब हम बात करेंगे किसकी, ड्राई डेसिडियस की, ठीक है? अब देखिए, इसको रेनफॉल की जरूरत कितनी थी, 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। ड्राई को कितनी जरूरत है, 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है? एंड दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये फॉरेस्ट आपको वहां देखने को मिलते हैं जहां पे, जो जैसे कि हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, उस एरिया में वी कैन सी जहाँ पे रेन पड़ती है, ठीक है? ये हमें देखने को मिलेंगे बिहार वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है? तो ये होगी लोकेशन, ओके? और कौन कौन से ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, टीक, साल, पीपल एंड नीम, ओके? एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज बीन क्लियर्ड
अब देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसकी लोकेशन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो यूपी बिहार वाला रीजन है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ट्रीज हैं उनको काट के कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी गई है। एग्रीकल्चर परफॉर्म करने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन, मतलब इस रीजन का लार्ज पार्ट क्लियर कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। क्यों? कल्टीवेशन के लिए, जहाँ पे खेती की जा सके। और कुछ पार्ट ग्रेजिंग के लिए भी यूज होने लग गया है। और कौन कौन से एनिमल यहाँ पे आपको जनरली देखने को मिलते हैं ड्राई डेसिडियस के अंदर? दैट इज लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। ठीक है। इसके अलावा आपको बर्ड्स भी देखने को मिलेगी, लिजर्ड देखने को मिलेगी, स्नेक्स, टॉर्टॉइज, आपको ये सब चीजें भी देखने को मिलती है इस फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट। देखो यार, अगर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है तो क्या देखने को मिल रहा है हमें? एवरग्रीन। 200 से 100 के बीच में है तो मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है। अगर 100 से 70 के बीच में है तो ड्राई डेसिडियस। ठीक है। अगर 70 सेंटीमीटर से भी नीचे पानी गिर रहा है तो हमें क्या देखने को मिलता है? वी कैन सी थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इस रीजन में जो रेनफॉल होती है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलता है इसमें? थॉर्नी ट्रीज और बुशेस। ठीक है। और लोकेशन क्या है इसकी? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि अगर ये हमारी कंट्री है, ओके, थोड़ा ये मैप को इग्नोर करना, तो आपको जनरली यहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे कि सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात वाला रीजन हो गया, राजस्थान वाला रीजन हो गया, एमपी वाला हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, है ना। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे आपको थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये क्या बता रखा है? ये प्लांट की स्पीशीज बता रखी है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वो कौन सी है? दैट इज अकाकियाज, palm, euphorbias and cacti। ठीक है। These are the plants we can see in the thorny forest। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रीज होंगे ना, वो स्कैटर्ड होंगे, मतलब दूर दूर होंगे। ठीक है। और जो उनकी रूट्स होंगी, जो उनकी जड़ें होंगी, वो होंगी लॉन्ग। ठीक है। सपोज अगर ये सॉइल है हमारी, यहाँ पे एक ट्री यहाँ पे है, तो जो उसकी रूट्स होंगी वो होंगी काफी लॉन्ग, जिससे कि ये पानी को एब्जॉर्व कर सके ज्यादा दूर दूर तक जाकर। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जो ट्रीज होंगे वो होंगे स्कैटर्ड, और जो रूट्स होंगी वो होंगी लॉन्ग। ठीक है। बिल्कुल डीप पेनिट्रेट होंगी सॉइल के अंदर, जिससे कि वो मॉइस्चर ले सके। ठीक है। जो स्टेम्स होंगी वो क्या होंगी? सक्लेंट होंगी। ठीक है। जिससे कि वो पानी को कंजर्व कर सके, मतलब कि वो होंगी काफी हार्ड। जो लीव्स होंगे वो मोस्टली थिक होंगे और स्मॉल होंगी। क्यों? जैसे कि जो वेपराइजेशन होगा, जो इवेपोरेशन होगा, वो मिनिमाइज हो सके, वो कम से कम हो सके। ठीक है। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब इन एरिड एरियाज। ओके। अब देखिए, यहाँ पे हमें कौन कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं? दैट इज रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एश, हॉर्सेस, कैमल। ठीक है ना। दीज आर द एनिमल्स हमें इस एरिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है। हमने 3 टाइप के फॉरेस्ट की बात कर ली है, अब हम फोर्थ पे मूव करेंगे, दैट इज माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि हमें माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉरेस्ट कौन सा है? दैट इज माउंटेन फॉरेस्ट। मतलब कि ऐसा फॉरेस्ट जो हमें देखने को मिलता है माउंटेनियस रीजन में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो माउंटेनियस जो पहाड़ी एरिया होता है, वहां पे आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ेगी, जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डिक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा जैसे जैसे आपकी जो ऑल्टीट्यूड है, जो आपकी हाइट है, वो बढ़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा? जो नेचुरल वेजिटेशन है वो चेंज होगा। ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जो हमारा वेजिटेशन है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट। अब देखिए, अगर जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका इक्वेटर। ठीक है। हम जैसे जैसे, ये क्या है आपका ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है। ये आपका हो गया टेम्परेट जोन, ये हो गया आपका ट्रॉपिकल, ये हो गया आपका टेम्परेट, ये हो गया आपका तुंद्रा जोन।
ठीक है? हम जैसे-जैसे आगे मूव करते हैं ना, जो हमारा फॉरेस्ट है वैसे-वैसे चेंज होता जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देयर इज़ अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज़ वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन, ठीक है? जैसे-जैसे यहाँ पे आप चेंज देखते हैं, सेम एज़ आपको माउंटेन पे भी चेंज देखने को मिलता है, ठीक है? और फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो 1000 से 2000 मीटर तक की जो हाइट होती है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है? जो 1000 से 2000 के बीच की जो हाइट होती है माउंटेन की, वी सी वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है? वो किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? देखिए, वो एवरग्रीन होंगे, जो उनकी ट्रीज की जो लीफ जो पत्तियां होंगी ब्रॉड होंगी, ठीक है? एग्जाम्पल ओक एंड चेस्टनट प्रिडोमिनेट। ये हो गए आपके एग्जाम्पल, मतलब कि 1000 से 2000 मीटर तक ये वाले ट्रीज डोमिनेट करते हैं, ठीक है? अब हम और ऊपर चलेंगे। ये हमारी हो गया माउंटेन जैसे, अभी हम यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है? अब हम और ऊपर चलेंगे, 15 से 3000 तक ऊपर हम चले गए, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है? देखिए, लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने देखा वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। हम और ऊपर गए, हम यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है? इसमें कौन-कौन से ट्रीज़ आएँगे टेम्परेट के अंदर? कॉनिफेरस ट्रीज़ जैसे कि पाइन, डिओडर, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सिडार, हमें ये सब चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है? और जो ये फॉरेस्ट होते हैं, कौन से वाले? कॉनिफेरस वाले, ये जनरली जो सदर्न स्लोप है हिमालय का वो ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब कि जो हिमालयाज़ हैं, जो उसका सदर्न वाला स्लोप है, नीचे वाला स्लोप है, वहाँ पे हमें कॉनिफेरस ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है? Places having high altitude in the southern and northeast India, मतलब these are the areas where we can see coniferous trees, ठीक है? At higher elevation, अब हम क्या हुआ, अब हम और ऊंचे चले, अब हमें क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे? ग्रास लैंड्स, ठीक है? जैसे हम और एलिवेशन पे जाएंगे, वी सी ग्रास लैंड्स ओवर देयर, ठीक है? एट हाई ऑल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर अबव सी लेवल। अब देखिए, अगर हम 3600 मीटर ऊपर जाएँगे सी लेवल से, तो हमें क्या देखने को मिलता है वहाँ पे? टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन। सो वी सी अल्पाइन वेजिटेशन वहाँ पे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में क्या आएगा इसमें? सिल्वर फिर, जुनिपर, पाइन, बर्चेस, ये कुछ ट्रीज़ हैं जो अल्पाइन के एग्ज़ाम्पल हैं व्हिच आर वेरी कॉमन ओवर देयर, ठीक है? हाउएवर, दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज़ दे अप्रोच द स्नो लाइन, ठीक है? धीरे-धीरे क्या होता है, जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, वहाँ पे ना मतलब आपको बर्फ देखने को मिल जाती है, ठीक है? जैसे-जैसे स्नो लाइन आती रहेगी, ये ट्रीज़ ना कम होते रहेंगे, ठीक है? और अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिलेगा मिलेगा सबसे ऊपर? स्hrubs, ठीक है? एंड स्क्रब्स, ठीक है? एंड दे मर्ज इनटू अल्पाइन ग्रासलैंड, फिर ग्रासलैंड्स। तो आपको बता रखा है इस पूरे पैराग्राफ में इन शॉर्ट कि जैसे-जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा तो कैसे-कैसे जो वेजिटेशन है उसमें चेंजेस आते जाएँगे, ठीक है? अब देखिए, जो ग्रासलैंड्स हैं दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर, एक सेकंड, जो ये ग्रासलैंड्स है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ कहाँ आता है इस ग्रासलैंड्स का? फॉर ग्रेज़िंग, ठीक है? मतलब जो चरवाहे जो ये अपनी बकरी वगैरह चरवाते हैं, ये उसमें यूज़ आता है, ठीक है? ग्रेज़िंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स, और कौन-सी ट्राइब है जो यहाँ पे डोमिनेट करती है? दैट इज़ गुज्जर एंड बकरवाल्स। दीज़ आर द ट्राइब्स जो अपनी मतलब जो ग्रेज़िंग करवाती है, ठीक है? एट हायर ऑल्टीट्यूड, और सबसे जो ऊपर वाला ऑल्टीट्यूड होता है, सबसे ऊपर वाला, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है मॉसेस एंड लाइकेन्स, ठीक है? फॉर्म पार्ट ऑफ तुंद्रा वेजिटेशन, जो कि पार्ट है तुंद्रा वेजिटेशन का, ठीक है? तो आपने पूरे में देख लिया कि कैसे-कैसे ऑल्टीट्यूड के साथ-साथ आपका चेंज आता गया, ठीक है? अब देखिए, कौन-कौन से एनिमल हैं जो इस फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं? दैट इज़ कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, bear, and rare red panda, sheep, goat with thick hair. These are the animals जो इस एरिया में डोमिनेट करते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है?
यहाँ पे आपको आई एम होपिंग कि माउंटेन फॉरेस्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा लास्ट कौन सा है, दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। अब देखिए, जो मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, वी कैन सी देम इन द एरिया ऑफ कोस्ट। जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। अब देखते हैं जो ये कोस्ट वगैरह है, ये जो ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे जो मड होती है और जो सिल्ट होती है उसका एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है। और डेंस मैंग्रोव्स आर कॉमन वेराइटीज विद रूट्स, और यहाँ पे वी कैन सी डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। और जो इसकी जो रूट्स हैं वो पानी में सबमर्ज रहती हैं। तो देखिए, अगर ये क्या है, ये आपका हो गया ओशियन सी। जो इसकी रूट्स हैं दे आर सबमर्ज इनटू द वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रखा है। जो डेल्टा है गंगा रिवर का, महानदी रिवर का, कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी रिवर का, डेल्टा क्या होता है, जब नदी ऐसे आती है ना और यहाँ पे सी है तो ये डेल्टा बना लेती है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके सी। दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस रिवर। तो जो ये पूरा एरिया है ना दिस इज कॉल्ड डेल्टा, जो माउथ पे होता है। ठीक है। तो जो डेल्टा है गंगा महानदी कृष्ण कावेरी, ये इस टाइप की वेजिटेशन से, मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। अब देखिए, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, मतलब कि यहाँ से गंगा नदी आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहाँ पे पूरा डेल्टा जो बना रहे हैं, वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, सुंदरी फॉरेस्ट, जिसको हम सुंदरवन भी बोलते हैं। ठीक है। जो प्रोवाइड करता है, किस लिए हेल्पफुल होता है, इसमें इससे हमें क्या मिलता है, हमें इससे मिलता है हार्ड टिम्बर, मतलब हार्ड टाइप की जो लकड़ी होती है वो मिलती है हमें इस फॉरेस्ट से। हमें पाम मिलता है, कोकोनट मिलता है, क्योरा मिलता है, अगर मिलता है। तो हमें ये सब चीजें इस एरिया से मिलती हैं। ठीक है। और कौन सा एनिमल है जो यहाँ पे बहुत फेमस है, दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक, हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे होता है आपका एक टॉपिक कंप्लीट, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, दैट इज वाइल्ड लाइफ। ठीक है। अब देखिए, हमारा जो इंडिया है, जैसे वो फ्लोरा में इतना रिच है, हमारे पास फौना भी बहुत ज्यादा है, मतलब जो एनिमल की स्पीशीज हैं वो भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो हमारी इंडिया में हमें देखने को मिलती है 89,000 टाइप्स की एनिमल स्पीशीज। ठीक है। जो हमारी कंट्री है ये कवर करती है 1200 टाइप के बर्ड्स। ठीक है। जो कि वर्ल्ड के टोटल का 13% है, मतलब वर्ल्ड में जितना है उसका 13% हमारे पास है। ठीक है। हमारे पास हमें 2500 टाइप की हमें फिश देखने को मिलती है, जो कि वर्ल्ड का 12% निकलता है, मतलब कि वर्ल्ड में जितनी भी टाइप की फिश होंगी उसका 12% जो है वो हमारे इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है। इट ऑल्सो शेयर बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं ना उसका 5 से 8% हमारी इंडिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। जो एलिफेंट है, ये हम सब जानते हैं, जो एलिफेंट एनिमल होता है ये मैजेस्टिक एनिमल होता है, मतलब जितने भी मैमल्स है ना उसका जो मैजेस्टिक सबसे दिखने वाला जो एनिमल होता है वो एलिफेंट होता है। हमें एलिफेंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं जनरली, ये फाउंड होते हैं, ये हमें मिलते हैं हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम। हम असम रीजन में जाएंगे तो वी कैन सी एलिफेंट, कर्नाटका, केरला। सो दीज आर द एरियाज वेयर वी कैन सी एलिफेंट्स। ठीक है। जो वन हॉर्न राइनो होता है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है असम के रीजन में एंड वेस्ट बंगाल के रीजन में। ठीक है। जो एरिड एरिया होते हैं, मतलब जहाँ पे सूखा एरिया है, वो एरिया कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ एंड थार डेजर्ट, मतलब कि जैसे कि ये आपका हो गया इंडिया का मैप। ठीक है। जो ये वाला एरिया हो गया, जो ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वाइल्ड एश, कैमल, लाइक दीज आर द एरियाज जहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं। वाइल्ड एश कहाँ देखने को मिलता है हमें, रन ऑफ कच्छ में। कैमल कहाँ देखने को मिलता है हमें, थार डेजर्ट में। ठीक है। इंडियन बाइसन, नील गाय और चौसिंगा, गेजल एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। तो ये बता रखा है कि कौन कौन से एरिया में आप कौन कौन से एनिमल देख सकते हैं। ठीक है। इंडिया इज ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड, इंडिया एक लौता देश है पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे आपको टाइगर और लायन दोनों देखने को मिलेंगे।
ठीक है? जो इंडियन लायन होते हैं उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर है? मतलब जो इंडियन लायन है वो पूरी इंडिया में कहाँ अवेलेबल है? इट इज़ इन गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। जो गुजरात का गिर फॉरेस्ट है वहाँ पे हमें इंडियन लायन देखने को मिलते हैं, ठीक है? टाइगर्स कहाँ देखने को मिलते हैं हमें इंडिया में? एमपी में, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल में, हिमालयन रीजन में, ठीक है? यहाँ पे हम टाइगर्स देख सकते हैं। जो लेपर्ड होता है ये भी एक कैट फैमिली का ही मेंबर है, ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे। जो सबसे प्रेडेटर, सबसे ऊपर वाले जो एनिमल होते हैं ना जो नीचे हंट करते हैं, उसमें लेपर्ड का भी नाम आता है एक, ठीक है? अब देखिए जो हिमालयन रीजन होता है ना, इट हार्बर्स अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विद सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। यहाँ पे आपको सिर्फ वही एनिमल देखने को मिलेंगे जो कोल्ड को, जो कि ठंड को, एक्सट्रीम ठंड को सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है? जैसे कि जो लद्दाख का फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड है वहां पे आपको याक देखने को मिलेंगे। जो याक है, वी कैन सी याक इन अ लद्दाख रीजन, ठीक है? शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, ठीक है, वेइंग अराउंड 1 टन। ये बता रखा है कि कौन कौन से एनिमल हैं जो आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने को मिल जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस कहाँ पे होती हैं? हिमालयाज में, ठीक है? जो तिब्बतन एंटीलोप है, जो भरल है, वाइल्ड शिप है, तिब्बतन वाइल्ड एस है, ठीक है ना, आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, ठीक है, वेरी रेड पांडा। तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमालयन रीजन में, ठीक है? इन दी रिवर लेक इन कोस्टल एरियाज, जो रिवर लेक और कोस्टल जो तटीय रीजन है वहां पे हमें देखने को मिलता है टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ठीक है? अब देखिए ये सब तो बात हो गई आपकी मैमल की, बर्ड की, सॉरी मैमल की, और इन सब चीजों की। अब हम बात करेंगे बर्ड्स की। जो बर्ड लाइफ है इंडिया में बहुत कलरफुल है, मतलब कि इंडिया में हमें बहुत सारे टाइप की बर्ड्स देखने को मिलती है। एग्जाम्पल, पीकॉक, पीजन्स, डक, पैराशीट एंड क्रेन, पिजन, है ना? तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है, ठीक है? सेकंड पॉइंट, वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट। मतलब कि जो हमारे पास ये इन्वायरमेंट है जो बायोडाइवर्स है, इससे हमने कुछ क्रॉप सेलेक्ट करी हैं, ठीक है? वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स। हमने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी सिलेक्ट करे हैं, ठीक है? द एनिमल्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक। जो एक लार्ज स्टॉक ऑफ एनिमल्स है उसमें हमने कुछ एनिमल सिलेक्ट करे हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क एनिमल, मतलब हमें दूध प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन ड्रॉथ पावर, मतलब इनसे हम कुछ सामान भी खरीद सकते हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन में हम इसे यूज करते हैं। इनसे हम मीट भी लेते हैं, ये हमें एग्स भी देते हैं, ठीक है? द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। जो फिशेस होती हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है? जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर हेल्पफुल इन पॉलिनेशन। मतलब कि जो पॉलिनेशन एक्टिविटीज होती हैं उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। कौन? इंसेक्ट्स, ठीक है? एवरी स्पीशीज हैज अ रोल इन इकोसिस्टम। अब आप देख सकते हैं कि जितनी भी स्पीशीज हैं हमारी इकोसिस्टम में, इनका कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है? इसीलिए इनका कंजर्वेशन भी इसेंशियल है, मतलब हमें इन्हें कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है? एज हैज बीन मेंशन अर्लियर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है प्लांट्स का और एनिमल्स का, कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग। इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो इकोसिस्टम है ना हमारा वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? आज की डेट में 1300 ऐसे प्लांट हैं जो एंडेंजर्ड में है, ठीक है? ऐसी 20 स्पीशीज हैं जो एक्सटेंट खत्म हो चुकी है, ठीक है? और क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीशीज, ये तो बात रही आपकी प्लांट्स की। ऐसी बहुत सारी एनिमल स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड में है और कुछ कुछ एक्सटेंट भी हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी है, ठीक है? और जो मेन कॉज है, जो मेन कारण है इनका एक्सटेंशन का, वो क्या है? वो हम लोग ही हैं, क्योंकि जो हम लोग हंट कर रहे हैं, जो हमारी ग्रीडी पावर है, जो हमारा जो ग्रीड है हमारा, जिसकी वजह से हम इन्हें हंट कर रहे हैं कमर्शियल पर्पज से, इसकी वजह से ये एंडेंजर हो रहे हैं और एक्सटेंट हो रहे हैं, ठीक है? ये तो बात हो गई हमारी, ठीक है? हमारे अलावा भी क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है? इसकी वजह से भी एक्सटेंट हो रहे हैं, ठीक है? जो एलियन स्पीशीज है उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है। एलियन स्पीशीज मतलब जो बाहर से लाई हुई स्पीशीज है यहाँ पे जो लगा दी गई हैं, उनकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? जो हम रेकलेसली हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसकी वजह से ये लोग खत्म हो रहे हैं, ठीक है? सो इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस आ रहा है,
ठीक है? अब देखिए, हमें इतना समझ में आ गया है कि इतना प्रॉब्लम की वज़ह से ये खत्म हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो हम इसको मतलब बचाएँगे कैसे? जो फ्लोरा और फ़ौना है हमारी कंट्री में, हम इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है? तो हमें वो पढ़ना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स निकाले हैं। कैसे? बायोस्फीयर रिजर्व बना के। राइट नाउ अभी के डेट में हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है? जो बचाते हैं किसको? फ्लोरा को और फ़ौना को, ठीक है? और इन 18 में से 4 4 के नाम यहाँ मेंशन कर रखे हैं, वो कौन-कौन से हैं? सुंदरबन हो गया आपका, सुंदरबन आपका कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है? नंदा देवी हो गया, ये कहाँ पे है? उत्तरांचल में। जो गल्फ ऑफ मन्नार है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है? और जो नीलगिरी है, नीलगिरी कहाँ पे है? केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना? सो दीज़ आर द 4 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है? वैसे 18 हैं। आपका एक होमवर्क है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम पे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो इट्स योर होमवर्क कि अब 18 के नाम ना कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, प्लीज़। इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो हमने क्या करा गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए, ठीक है? जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दे रही है किसको? बॉटेनिकल गार्डन्स को, ठीक है? जिससे कि कंजर्वेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है? बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसमें क्या होता है? इसमें ये पर्टिकुलर स्पीशीज जो है टाइगर, राइनो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको हम क्या करते हैं? इनको हम कंजर्व करते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल पार्क सेटअप करे हैं। कितने हो गए आज की डेट में? 107, ठीक है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, ये कितनी हो गई हैं? इट इज 573, ठीक है? और जूलॉजिकल गार्डन सेट किए गए हैं, ठीक है? एंड दैट्स हाउ वी आर कंजर्विंग आवर फ्लोरा एंड फोना, ठीक है? ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर सर्वाइवल। हम सबको ये एहसास करने की जरूरत है कि हमारे सर्वाइवल के लिए इनका जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इसका इम्पोर्टेंस हमें समझने की जरूरत है कि मतलब वी नीड टू कंजर्व देम, ठीक है? इट इज पॉसिबल इफ इंडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन। इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इतना डिस्ट्रक्शन करेंगे तो शायद से एक टाइम के बाद हमारा भी एंड हो जाएगा, हम भी इसके साथ साथ खत्म हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू हैव लाइक एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आई है, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच।